तो जय जिनेन्द्र सभी से। और आज एक नई सुबह के साथ शुरुआत करते हैं एक नई चर्चा की। तो आज हमारे चर्चा का विषय रहेगा 25 बोल की चर्चा। तो 25 बोल की चर्चा सेशन 1 शुरुआत करते हैं हम। देखिए 25 बोल हमने सबसे पहले सीखे है ना। पहला बोल गति 4, दूसरा बोल जाति 5, तीसरा बोल काय 6, वगैरह वगैरह वगैरह। हम किसी भी चीज पर जितनी ज्यादा चर्चा करते हैं, जितने पहलुओं से उसे समझने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा वो हमारे भीतर उतरता चला जाता है। एक मिनट मैं अनम्यूट कर दूं सबको, म्यूट कर दूं, सॉरी। हाँ, तो उतना गहरा हमारे भीतर वो उतरता चला जाता है। तो हमने 25 बोलों को कितनी तरह से जानने की, समझने की कोशिश की। चतुर्भंगी हमने की, तो चतुर्भंगी से हमें पता चला हमारा इन 25 बोलों से क्या रिश्ता है। अब अगर हम किसी दूसरे पहलू से उसे समझने की कोशिश करें कि एक बोल, अगर हम कहें पहला बोल गति 4, तो एक बोल किसमें है, 2 बोल कौन से जीव में पाए जाते हैं, 3 बोल कौन से जीव में पाए जाते हैं, 4 बोल, चारों बोल कौन से जीव में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम 25 बोलों का और अधिक खुलासा करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। हाँ, उसके पहले पहला बोल गति 4। तो पहला बोल गति 4 नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ठीक है। तो ये कौन सी है 4 गतियां? नरक गति यानी नारकी के जीव, तिर्यंच गति बाद में करते हैं, मनुष्य गति यानी जो हम मनुष्य हैं और जो समूर्चे मनुष्य है, हमारे मलमूत्र आदि से जो उत्पन्न होते हैं वो मनुष्य, यौगिक हो चाहे कर्म भूमि के मनुष्य हो, सब मनुष्य गति के अंतर्गत आ जाते हैं। जितने भी देवता हैं, चाहे व्यंतर हो, ज्योतिष हो, वैमानिक हो या भवनपति देवता हो, सब देवता के अंतर्गत आ जाते हैं। इन 3 को छोड़ करके नारकी, देवता और मनुष्य, इनके अलावा जितने भी जीव लोक में बचे हैं वो सब तिर्यंच गति के अंतर्गत आते हैं। एकेंद्रिय जीवों से लेकर के सूक्ष्म एकेंद्रिय जीवों, सूक्ष्म निगोद के जीवों से लेकर के और बड़े बड़े जीव, हाथी, शेर, घोड़ा, सब जो है वो तिर्यंच गति के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक गति किसमें, 2 किसमें, 3 किसमें और 4 किसमें। ठीक है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। तो ये 25 बोल की चर्चा। और पहला बोल, पहली बात है कि पहला बोल गति 4। और ये गति 4 एक गति किसमें, 2 गति किसमें, 3 गति किसमें और 4 गति किसमें। ठीक है। तो एक गति किसमें, एक गति मनुष्य में। एक्चुअली मनुष्य में नहीं, किसी में भी। हम तिर्यंच में भी बोल सकते हैं, देवता में भी बोल सकते हैं, नारक में भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है मनुष्य में। आप किसी भी जीव को पर्टिकुलरली देखेंगे तो उसमें अपनी एक गति है। जैसे हमारे अंदर अभी 2 गति नहीं हो सकती ना, एक ही हो सकती है, मनुष्य गति। या अगर आप एक शेर को देखेंगे तो उसमें अपनी एक तिर्यंच गति। तो ये एक गति किसमें, मनुष्य में, या आप कह सकते हैं देवता में, या नारक में, या तिर्यंच में। यानी कि सब में अपनी अपनी एक, है ना। किसी भी पर्टिकुलर जीव में आप देखेंगे तो एक समय में उसमें एक ही गति हो सकती है। ठीक है। तो संसार के सभी जीवों में अपनी अपनी एक ही गति होती है। ठीक है। नारकियों में नरक की गति, तिर्यंचों में तिर्यंच गति, मनुष्यों में मनुष्य गति और देवताओं में देव गति। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 2 गति किसमें। तो 2 गति किसमें, श्रावक में। श्रावक में 2 गति होती है। अब देखिए नरक को अगर हम कहें तो नरक में 2 गति नहीं हो सकती है, क्योंकि सॉरी, नरक में श्रावक नहीं हो सकते हैं। देवताओं की अगर हम बात करें तो उसमें भी क्या है, श्रावक नहीं हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य श्रावक हो सकते हैं और तिर्यंच भी श्रावक हो सकते हैं। इसलिए अगर हम श्रावक की बात करें तो 2 गतियों के जीव श्रावक में आ सकते हैं। कौन से 2 गति के जीव, मनुष्य गति और तिर्यंच गति। ठीक है। तो श्रावक की बात करें तो उनमें 2 गति हो सकती है। ठीक है। 3 गति किसमें,
तीन गति नपुंसक वेद में। अब ये नपुंसक वेद किस में होता है? देवताओं में, मनुष्यों में और तिर्यंचों में। तिर्यंच जो है वो तीनों वेद वाले होते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। मनुष्य भी तीनों वेद वाले हो सकते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। लेकिन जो नारकी होते हैं वो केवल नपुंसक वेद ही होते हैं, और देवता जो होते हैं उनमें नपुंसक वेद होता ही नहीं है, वो केवल स्त्री वेदी और पुरुष वेदी हो सकते हैं। इसीलिए अगर हम नपुंसक वेद की बात करें तो किसमें हो सकता है? नारकी में, तिर्यंचों में और मनुष्यों में। चार गति किसमें? गति लोक के सभी जीवों में। अगर हम चारों गतियों की बात करें और हम लोक के सारे जीवों को एक साथ ले लें तो हम कह सकते हैं कि लोक के सभी जीवों को एक साथ लेने से उनमें कौन सी गति होती है? चारों गतियां होती है। ठीक है, समुच्चय जीव यानी सभी जीवों को एक साथ लेने से हम कह सकते हैं कि चारों गति उनमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला बोल, बहुत ही सिंपल बोल। पहला बोल गति चार। तो एक गति किसमें? सब में अपनी अपनी एक, चाहे वो मनुष्य हो, तिर्यंच हो, नारक हो या देव हो। दो गति किसमें? श्रावक में, है ना। श्रावक में कौन कौन आते हैं? मनुष्य और तिर्यंच, इसीलिए दो गति श्रावक में। तीन गति किसमें? नपुंसक वेद में, तिर्यंच, मनुष्य और नारद। देवताओं में नपुंसक वेद नहीं होता, इसीलिए बची हुई तीन गतियां किसमें आ जाती है? नपुंसक वेद में। और चार गति समुच्चय जीव, सारे जीवों को एक साथ ले ले तो उनमें कितनी गतियां हो सकती है? चारों गतियां हो सकती है, किसी में ये, किसी में वो, किसी में कुछ और। तो समुच्चय जीव यानी सभी जीवों को एक साथ लेने से चारों गतियों का समावेश उनमें हो जाता है। तो ये हो गया पहला बोल, गति चार। अब इस पहले बोल में अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है इसमें? नहीं, कोई प्रश्न नहीं। कोई प्रश्न नहीं, ठीक है। तो हम चलते हैं दूसरे बोल की तरफ। दूसरा बोल जाति पांच। जाति पांच कौन से? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय जीव कौन से? पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, सूक्ष्म और बादर एकेंद्रिय। द्विंद्रिय से सारे जीव बादर ही होते हैं, यानी कि आंखों और हिंसा का विषय होते हैं। तो एकेंद्रिय बादर भी हो सकते हैं, सूक्ष्म भी हो सकते हैं। द्विंद्रिय में क्या आ गए? सीप, लट, शंख। त्रिइंद्रिय में क्या आ गए? चींटी, जूं, लीक। चतुरेंद्रिय में मक्खी, मच्छर, मकड़ा। और पंचेंद्रिय में जितने भी देवता हैं, नारक हैं, मनुष्य हैं और तिर्यंच पंचेंद्रिय भी होते हैं, मन वाले और बिना मन वाले। तो ये हो गई हमारी जाति पांच, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। अब एक जाति किसमें? एक जाति, फिर से वही बात, सब में अपनी अपनी एक। इन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया है एकेंद्रिय में। वैसे द्विंद्रिय में भी अपनी एक जाति है, त्रिइंद्रिय में भी अपनी ही एक जाति है। तो फिर से वही बात कि सब में अपनी अपनी एक जाति होती है। एक समय में किसी भी जीव में एक ही जाति हो सकती है जब हम एक जीव की बात करते हैं। दो जाति किसमें? दो जाति वैक्रिय शरीर में, एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय। अच्छा, ये जो वैक्रिय शरीर है ना, ये किसमें होता है? वैक्रिय शरीर जन्म से देवताओं में होता है। वैक्रिय शरीर, देखिए पंचेंद्रिय की हम बात करते हैं, ठीक है। वैक्रिय शरीर जन्म से देवताओं में हो सकता है, होता है। वैक्रिय शरीर जन्म से नारकियों में होता है, और अगर लब्धि के द्वारा उत्पन्न करें तो वैक्रिय शरीर मनुष्यों में भी हो सकता है और तिर्यंचों में भी हो सकता है। कैसे? लब्धि के द्वारा कोई संगी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय या संगी मनुष्य भी जो है वो वैक्रिय शरीर का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा जो वायु का एक जीव होते हैं, वो जब वातुल आदि उठता है तब वो विकराल रूप धारण करते हैं, उस समय उनके वैक्रिय शरीर का निर्माण होता है। तो उनकी अपेक्षा से, ये वायु काय की अपेक्षा से, बादर वायु काय की अपेक्षा से
एकेंद्रिय, और बाकी जन्म से देवता और नारक, लब्धि के द्वारा मनुष्य और तिर्यंच। इस प्रकार से एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय दो में वैक्रिय शरीर हो सकता है या होता है। देवता और नारकी में डेफिनेटली, और मनुष्य तिर्यंच में लब्धि के द्वारा, वायु कायिक बादर वायु कायिक जीवों में जब वातुल आदि उठता है तब। तो दो जाति किसमें? वैक्रिय शरीर में, एकेंद्रिय में और पंचेंद्रिय में। ठीक है। तीन जाति किसमें? तीन विकलेंद्रिय में। तीन जाति विकलेंद्रिय कौन से होते हैं? जो एकेंद्रिय से आगे बढ़ चुके हैं लेकिन अभी तक पंचेंद्रिय को प्राप्त नहीं किया है, ऐसे जीव विकलेंद्रिय कहलाते हैं। यानी कि द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय अभी तक नहीं, मतलब जो पंचेंद्रिय नहीं होते हैं, और चतुरेंद्रिय। ये तीन जीव जो होते हैं ये विकलेंद्रिय के अंतर्गत आते हैं, और इनमें तीन जातियां होती है। कौन सी तीन जातियां? द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय। तो अगर हम विकलेंद्रिय की बात करें तो उनमें तीन जातियां आ जाती हैं, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुरेंद्रिय। चार जाति किसमें? चार जाति त्रस्काय में। अब त्रस्कायिक जीव कौन से हो गए? द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, है ना। एकेंद्रिय त्रस्कायिक नहीं होते हैं। त्रस्कायिक किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो आत्मरक्षा के लिए, भय निवारण के लिए, दुख निवारण के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए अपनी इच्छा से हलन चलन कर सकते हैं, ऐसे जीव त्रस्कायिक जीव कहलाते हैं। तो द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, है ना। द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय तथा पंचेंद्रिय, ये चार प्रकार के जो जीव होते हैं, चार जाति के जो जीव होते हैं, ये त्रस्कायिक जीव होते हैं, एकेंद्रिय या स्थावर काय को छोड़ करके। तो चार जाति किसमें? त्रस्कायिक जीवों में। और पांच जाति किसमें? समुच्चय जीव में। अगर हम लोग के सभी जीवों को एक साथ ले लेते हैं तो सारे जीवों को मिला करके कितने जाति वाले जीव हो सकते हैं? पांचों जाति वाले जीव हो सकते हैं। इसीलिए पहला और लास्ट बहुत इजी। एक एक जीव को अलग से लें तो उसमें अपनी अपनी एक जाति, और सभी जीवों को एक साथ ले लें तो पांचों जातियां हो सकती है। दो किसमें? एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय में वैक्रिय शरीर होने से। तीन किसमें? तीन विकलेंद्रियों में, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय। और चार किसमें? अगर हम त्रस्काय बोल दें तो उसमें द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय भी आ जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा बोल, जाति 5। अब इसमें कोई प्रश्न आपका हो तो आप पूछिए अवश्य। संस्कृति जी, तिर्यंश में भी वैक्रिय शरीर होता है क्या? हाँ, तिर्यंच जो होते हैं उनमें दो प्रकार से वैक्रिय शरीर हो सकता है। एक तो तिर्यंच में एकेंद्रिय वायु काय जो होता है, ये भी तिर्यंच गति के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें जो है बादर वायु काय जब वातुल आदि उठता है तो वैक्रिय शरीर का निर्माण इनमें होता है। इस अपेक्षा से यहाँ तिर्यंच में हो गया वैक्रिय शरीर। दूसरा जो संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय होते हैं उनमें कभी कभी लब्धि हो सकती है, तो उस लब्धि के कारण वो वैक्रिय शरीर का निर्माण कर सकते हैं, है ना। संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय श्रावक भी हो सकते हैं, और लब्धि का निर्माण वैक्रिय लब्धिधारी भी हो सकते हैं। इस अपेक्षा से तिर्यंचों में वैक्रिय शरीर हो सकता है। ठीक है। ओके। संस्कृति दीदी, जो अभी इसमें नहीं, किसी किसी में देवता अंग में आते, फिर वो किस में आएगा? वो क्या चीज? फिर से फरमाइए। किसी किसी मनुष्य में ना देवता आए ऐसा बोलते शरीर में। हाँ, देखिए वो एक अलग चीज है, दैट इज अ डिफरेंट साइंस। पर उसके अच्छा। अंदर ऐसा नहीं है। जो मनुष्य है उसका अपना औदारिक शरीर ही रहेगा, और जो देवता है अगर उन्होंने कहीं स्पेस देखी या कोई प्रवेश किया या कुछ किया तो उनका हाँ। अपना शरीर रहता है। तो इसे हम अच्छा। कह सकते हैं कि टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पर वो वैक्रिय शरीर धारण करना मनुष्य का वो नहीं है। ओके, थैंक यू। ठीक है। ये हो गया एक प्रकार का पर काया प्रवेश। ठीक है। ओके। लेकिन यहाँ पर एक नए शरीर का निर्माण वो नहीं है। ठीक है। यस। संस्कृति जी, संस्कृति चार जी,
चार जाति जो बताई हो त्रस्काय में, सिर्फ त्रस्काय में और हाँ, देखिए केंद्रीय को छोड़ के। त्रस्काय को अगर हम लेते हैं तो उनमें 4 जातियों का समावेश हो जाता है। हाँ ठीक है ना? हाँ, त्रस्काय केंद्रीय, अगर हम तीन्द्रिय, चंद्रेंद्रिय, पंचेंद्रिय। हाँ हाँ, तो अब देखिए त्रस्काय में क्या-क्या आते हैं? आपकी आवाज हाँ, मेरी आवाज गूंज रही है। 1 मिनट, कट के आ रही है। कट के आ रही है, मेरी आवाज गूंज भी रही है। आई डोंट नो व्हाई। हम्म, मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई दे रही थी। अब ठीक है? हम्म, अब आ रही है ना आवाज? हाँ, हम्म, ओके हाँ। थैंक यू। तो 4 जाति में क्या है? द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। ये 4 जीव किसके अंतर्गत आ जाते हैं? त्रस्काय के अंतर्गत। तो हमारा आंसर क्या है? त्रस्काय। आंसर हमारा क्या हो जाता है? त्रस्काय। क्योंकि त्रस्काय में ये 4 प्रकार के जीव आते हैं और जो कि 4 जाति के अंतर्गत हम इन्हें गिन सकते हैं। ठीक है ना? 4 जाति जब हम बोलते हैं तो हम त्रस्काय लेते हैं कि त्रस्काय अगर हम बोले तो उनमें 4 जाति के जीव आते हैं। ठीक है ना? विकलेंद्रिय कहें तो उनमें 3 जाति के जीव आते हैं। त्रस्काय कहें तो उनमें 4 प्रकार के जाति का जब समावेश हो जाता है ना? ठीक है? आया समझ में ये? आपकी आवाज हाँ। स्लो भी आ रही है संस्कृति जी। नहीं, स्लो तो नहीं आ रही, ठीक है। हाँ भाभी, जैसे एग्जाम में जब हमारे ऐसे पूछेगा एक जाति किसमें, तो हमें उसमें एकेंद्रीय लिखना पड़ेगा ना। हम जैसे द्विंद्रिय केंद्रीय लिखेंगे तो शायद रॉन्ग हो सकता है ना। ऐसा अगर समझ लो याद नहीं आया कि इसमें एकेंद्रीय है क्या, तो हमें एकेंद्रीय लिखना पड़ेगा। इसका अर्थ एकेंद्रीय द्विंद्रिय नहीं है। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना होगा 4 जाति त्रस्काय। ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। एक जाति का पूछ रही हूँ, एक जाति अगर पूछे तो जैसे एक जाति तो सब में अपनी अपनी एक जाति होती है, लेकिन यहाँ हाँ, मेंशन तो किया हुआ एकेंद्रीय में। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका रॉन्ग नहीं होगा। आप एकेंद्रीय भी लिख सकते हैं, द्विंद्रिय भी लिख सकते हैं, त्रिइंद्रिय भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में ये अवश्य लिखे कि अपनी अपनी। हाँ, वैसे ही पहले पोल में एक गति किसमें, तो हम कोई भी एक गति का नाम कोई उसमें भी एक मेंशन गति कर लिख सकते हैं। करके आप लिख दीजिए अपनी अपनी एक, है ना? ठीक है? ऑलराइट, चलिए तो हम वापस मूव ऑन करते हैं पेज 260। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे बोल की तरफ। आप लोग सब म्यूट कर लीजिएगा। अब ये एक्चुअली आवाज धीरे इसलिए आती है कि सब अनम्यूट हो जाते हैं ना, तब आवाज नहीं आती है। सबकी आवाज एक साथ आने लगती है। थैंक यू सो मच। चलिए, तो तीसरा बोल काय 6। काय 6 कौन से हो गए? पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस। इनमें से पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये जो 5 काय हैं ये स्थावर काय हैं। और एक त्रस काय के अंतर्गत देवता, नारक, मनुष्य और इसके अलावा तिर्यंच भी आ जाते हैं। बाकी जो 5 काय हैं वो स्थावर काय हैं, त्रस काय के सॉरी तिर्यंच काय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब एक काय किसमें? एक काय साधु में, त्रस काय। वैसे यहाँ पर भी एक ही बात है कि सब में अपनी अपनी एक। ठीक है ना? सब में आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। इन्होंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया साधु में त्रस काय, है ना? आप और भी कुछ लिख सकते हैं, देवता भी लिख सकते हैं त्रस काय, नारक लिख सकते हैं त्रस काय, पृथ्वी काय लिख सकते हैं पृथ्वी काय। ठीक है, तो आप किसी का भी लिख सकते हैं, सब में अपनी अपनी एक काय। ठीक है, 2 काय किसमें? 2 काय वक्रीय शरीर में, वायु काय और त्रस काय। और कारण बिल्कुल वही है, सेम टू सेम, कि वायु काय जो है उसमें वक्रीय शरीर बनता है कब? भाद्रवायु काय में जब वातुल आदि उठता है। और त्रस काय में भी वक्रीय शरीर होता है। देवता और नारक में तो निश्चित ही वक्रीय शरीर जन्म से होता है। इसके अलावा संगी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय और संगी मनुष्य जो है वो वक्रीय शरीर का निर्माण लब्धि के द्वारा कर सकते हैं। तो इसीलिए त्रस काय और वायु काय, इन 2 प्रकार के, ये 2 प्रकार के जो काय हैं ये वक्रीय शरीर में
होते हैं। ठीक है, 3 काय किसमें? 3 काय तेजोलेश्या एकेंद्रिय में। अब ये क्या है तेजोलेश्या एकेंद्रिय? ठीक है, हम कहते हैं कि भाई एकेंद्रिय, पहले एकेंद्रिय को समझते हैं। ठीक है, एकेंद्रिय में क्या है? पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। ठीक है, ये 5 एकेंद्रिय जीव हैं। अब इन एकेंद्रिय जीवों में जो तेजोलेश्या, तेजोलेश्या किसे कहते हैं? 6 लेश्याएं होती है ना, कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत, तेजस, पद्म आवाज और बिल्कुल नहीं आ रही है। क्या सभी को नहीं आ रही है आवाज? नहीं नहीं, आ रही है, एकदम आ रही है क्लियर भाभी, आ वो रही है। क्लियर आ रही है एकदम। आ रही तो है अभी तो मेरे ख्याल आवाज। से फिर आपके उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी मेरे ख्याल से। आप दूसरे कनेक्शन से ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा। किसको आवाज नहीं आ रही है? अच्छा चलिए, वो मेरे ख्याल से आपके पर्सनल ना डेटा में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है ना? ठीक है, तो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति। अगर आवाज प्रॉपर्ली नहीं आ रही, आप एक बार कनेक्शन चेंज करने की कोशिश कर लीजिए, अदरवाइज या डेटा ज्वाइन करके ट्राई कर लीजिए, या अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, तो आप रिकॉर्डिंग में भी सुन सकते हैं फिर, है ना? तो ये 5 हमारे हो गए एक इंद्रिय। ठीक है, अब क्या है हमारी लेश्या? लेश्या कितनी है? 6, जिसमें से 3 अशुभ लेश्याएं, कृष्ण, नील और कापोत। ठीक है, 3 जो है वो शुभ लेश्याएं, कौन सी? तेजस, पद्म और शुक्ल। अब क्या है कि ये जो 3 अशुभ लेश्याएं हैं, ये तो सभी में होती हैं, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। ठीक है, लेकिन जो ये तेजस लेश्या होती है, ये केवल और केवल पृथ्वी काय, अप काय और वनस्पति काय में होती है। ये तेजस और वायु काय में नहीं होती। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो भवनपति देवताओं से लेकर के और दूसरे देवलोक तक के देवता, भवनपति देवताओं से लेकर के दूसरे देवलोक तक के देवता, यानी भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और पहला देवलोक, दूसरा देवलोक। ठीक है, तो भवनपति देवताओं में तो ये सब चारों लेश्याएं हो सकती है, व्यंतरों में हो सकती हैं, और जो ज्योतिष है उनमें केवल तेजस लेश्या होती है, और पहले दूसरे देवलोक में केवल तेजोलेश्या होती है। अब ये जो देवता हैं, ये मर करके या वहां से च्यवन करके और पृथ्वी, पानी और वनस्पति के रूप में भी उत्पन्न हो सकते हैं। यानी देवताओं ने अपना देवता का आयुष्य कंप्लीट किया, पूर्ण किया, और वहां से निकल करके, वहां से च्यवन करके, मर करके, और ये पृथ्वी काय बन सकते हैं, अप काय बन सकते हैं, या वनस्पति काय भी बन सकते हैं। अत्यंत रमणीय स्थलों में ये उत्पन्न हो सकते हैं। अब जीव जिस लेश्या में मरता है, उसी लेश्या में उत्पन्न भी होता है। तो यदि ये देवता तेजस लेश्या में मरते हैं या तेजस लेश्या में आयुष्य पूर्ण करते हैं, तो जब ये नए आयुष्य में पृथ्वी, पानी या वनस्पति बनते हैं, तो ये तेजस लेश्या में ही उत्पन्न होते हैं। इस अपेक्षा से जो है वो पृथ्वी काय, अप काय और वनस्पति काय में तेजोलेश्या होती है, एकेंद्रिय होते हुए भी। ठीक है, जब उत्पन्न होते हैं तब। देवता जो है वो कभी भी च्यवन करके तेजस का या वायु का एक जीव नहीं बनते, इसीलिए इनमें तेजोलेश्या नहीं होती। किसी का अनम्यूट हो गया है। सुप्रिया जी, आपका हो रहा है अनम्यूट बार बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि तेजोलेश्या एकेंद्रिय, तो एकेंद्रिय में 5, और इनमें से तेजोलेश्या किस में हो सकती है? पृथ्वी काय, अप काय और वनस्पति काय में हो सकती है। तो अगर हम कहें तेजोलेश्या एकेंद्रिय, तो तेजोलेश्या एकेंद्रिय किस में हो सकता है? पृथ्वी काय, अप काय, वनस्पति काय, 3 में हो सकता है। ठीक है ना?
ये देखिए पृथ्वी, अप और वनस्पति, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 किस्में। चार काय किस्में, चार काय तेजोलेशिया में। अब देखिए पहले हमने कहा तेजोलेशिया एकेंद्रिय, तो उनमें एकेंद्रिय के 3 जीव आ गए। अब अगर हम एकेंद्रिय शब्द हटा दें और केवल तेजोलेशिया बोल दें, तो तेजोलेशिया किसमें किसमें हो सकती है? इन 3 में तो हो ही सकती है, पृथ्वी, पानी और वनस्पति में। इसके अलावा जो त्रस्कायिक जीव हैं, तेजोलेशिया, केवल तेजोलेशिया अगर हम लेते हैं, तो यहाँ क्या है, वायु को छोड़ करके, तेजस को छोड़ करके सब में हो सकती है। यानी कि अब किस में आ गया? पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय में नहीं होती है, वायु काय में नहीं होती है, वनस्पति काय, पृथ्वी काय, अप काय, वनस्पति काय और त्रस काय। त्रस काय जीवों में तो तेजोलेशिया हो ही सकती है ना, तिर्यंचों में भी हो सकती है, मनुष्यों में भी हो सकती है, देवताओं में भी हो सकती है, ठीक है। नारकियों में नहीं होती, नारकियों में नहीं होती, लेकिन त्रस्काय के अंतर्गत तो देवता, मनुष्य और तिर्यंच भी आते हैं, जो संगी तिर्यंच आदि हैं, असंगी तिर्यंच, तो तिर्यंचों में ये लेशिया हो सकती है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया? ये 4 हो गए, पृथ्वी, अप, वनस्पति और त्रस्काय, ठीक है। तो तेजोलेशिया में तेजस और वायु काय को छोड़ करके बाकी सारे हो सकते हैं। आया ये समझ में? 3 तो हो सकते हैं ये, देवता तेजस काय में मर करके उत्पन्न होते हैं इसके कारण। और हमने केवल तेजोलेशिया इस बार एकेंद्रिय स्पेसिफाई नहीं किया, तो यहाँ क्या है, हम त्रस्कायिक जीवों को भी ले सकते हैं, है ना। ये कैसे आप ध्यान में करेंगे कि भाई काय 6, कौन से काय? पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, ठीक है। अब इनमें से एक किस्में अपनी अपनी एक, 2 किस्में, 2 वक्रीय शरीर में, किसमें किसमें हो सकता है? वायु काय और त्रस काय, ठीक है। 3 किस्में तेजोलेशिया एकेंद्रिय, एकेंद्रिय होना जरूरी है उसका, और तेजोलेशिया भी हो सकती है उसमें, तो एकेंद्रिय और जिसमें तेजोलेशिया हो सकती है वो ये 3 है, 3 आ गए। 4 किस्में, 4 आ सकती है केवल तेजोलेशिया में, तेजोलेशिया तेजोलेशिया तेजोलेशिया, ये तो हमने किया ही था। इस बार एकेंद्रिय नहीं बोला, इसीलिए हमने त्रस्काय को भी ले लिया साथ में, ठीक है। 5 किस्में, 5 एकेंद्रिय में, अगर आप एकेंद्रिय की बात करें तो 5 काय उनमें आ सकते हैं। ये भी एकेंद्रिय, ये भी एकेंद्रिय, ये भी एकेंद्रिय, ये भी एकेंद्रिय और ये भी एकेंद्रिय। केवल त्रस्काय को छोड़कर बाकी सभी जो है वो एकेंद्रिय के अंतर्गत आ जाते हैं। इसीलिए 5 काय किसमें? एकेंद्रिय में, ठीक है। और 6 काय किसमें? लोक के सारे जीवों को अगर हम ले लें तो उनमें कितने काय हो सकते हैं? सारे के सारे काय हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से आप क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए। अच्छा संस्कृति जी, ये जैसे एक काय किसमें, साधु में त्रस काय, तो हाँ। जैसे पृथ्वी काय भी लिख सकते हैं कि मतलब बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख पृथ्वी काय सकते हैं। लिखेंगे तो स्थावर काय लिखना पड़ेगा वहां पे? नहीं, पृथ्वी काय आप लिखेंगे तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे अपनी अपनी एक काय, किसी अच्छा में भी अपनी अपनी एक काय होती है ना। कोई भी जीव आप लेंगे उसमें एक साथ 2 काय नहीं हो सकती है ना। किसी भी एक जीव को आप देखेंगे वो या तो पृथ्वी का एक जीव है, या त्रस का एक जीव है, या वनस्पति का एक जीव है, 2 काय एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो आपने कोई भी एग्जाम्पल दिया और ब्रैकेट में लिखा अपनी अपनी एक काय, तो ठीक है ना। मतलब साधु में त्रस काय लिखे हैं, तो हाँ, इसमें फिर तो अपनी साधु में कौन सा एक काय है? त्रस काय है। अगर आप पृथ्वी काय लिखेंगे तो कौन सा एक काय है? पृथ्वी काय ही है। हम्म, साधु में त्रस काय है, मगर स्थावर काय कोई काय के अंतर्गत नहीं है ना। काय कौन से हैं? 6 काय, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। तो उनमें 6 अच्छा में हम स्थावर काय शब्द नहीं है, हाँ स्थावर हाँ काय तो ये बराबर 5 मिलाकर है, तो आप ब्रैकेट हाँ में हाँ स्थावर काय नहीं लिखेंगे। नहीं लिख पृथ्वी सकते, ठीक काय है। अपनी अपनी एक, हम्म ठीक है ना। हम्म साधु के लिए त्रस काय इसलिए लिखा हमने कि हमने साधु लिख दिया, हाँ, ठीक है। क्योंकि त्रस काय 6 काय हाँ में जी, है ये हम उसकी त्रस जगह काय। मनुष्य भी लिख सकते थे, ब्रैकेट में लिख देते त्रस काय, ठीक है। हम उसकी जगह शेर भी
ब्रैकेट में लिख देते त्रस्काय, ठीक है। तो वहां लिखना जरूरी था, बट अदरवाइज आप कुछ भी लिख सकते हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपनी अपनी एक, ठीक है कृतज्ञ जी। भाभी मुझे एक प्रश्न था, यहाँ पे जी जैसे लिखा है ना कि अपर्याप्त अवस्था में जो जी लेशा रहती है, ठीक है, तो पर्याप्त होने के बाद वो लेशा चेंज हो सकती है या वही हाँ, वो रहेगी? चेंज हो जाती है, वो चेंज हो लेशा जाती है चेंज ना? हो जाती है। हाँ, ये मतलब ये सिर्फ क्या कंफर्म है कि कि चेंज दोनों बातें हो सकती है या वो चेंज होती ही नहीं नहीं, है? वो चेंज होती ही है, वो चेंज होती ही है, तो ठीक फिर है हम ना। एकेंद्रीय में फिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एकेंद्रीय में जैसे तेजुलेशा से कोई देवच्युत होके एकेंद्रीय इसमें जन्म लिया, पृथ्वी और वनस्पति हाँ में जन्म हाँ लिया, हाँ तो हाँ अपर्याप्त अवस्था में उनके तेजुलेशा है, हाँ, तो फिर और जैसे पर्याप्त होने के पर्याप्त बाद होता वो है अगर लेशा चेंज हो बदल गई तो? जाती है, पर्याप्त होने हम्म पर लेशा बदल जाती है, अगर वो चेंज हो गई तो फिर तेजुलेशा एकेंद्रीय कैसे मानेंगे हम उनको? क्योंकि आप एकेंद्रीय बात कर रहे हैं ना, उसमें अपर्याप्त और पर्याप्त सारे जीव आते हैं। अच्छा, तो हम जब इसीलिए उसमें एकेंद्रीय की बात कर रहे हैं, हमने ये थोड़ी कहा हम्म, है पर्याप्त एकेंद्रीय, हम कह हाँ रहे हाँ हैं हाँ, एकेंद्रीय। तो इसमें दोनों आ एकेंद्रीय में गए। हाँ, अपर्याप्त भी आते हैं, पर्याप्त भी ठीक है, आते हैं, दोनों आ ठीक गए है ना, इसमें, हाँ। दोनों आ गए और इसमें। और एक केंद्रीय में तेजुलेशा होती भी है, क्योंकि ये तीनों में तेजुलेशा होती है, पृथ्वी और होती है, वनस्पति बिल्कुल होती है, होती है। इसलिए हाँ, केंद्रीय में आ गए, है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक क्योंकि है, कोई अब भी क्लियर, जीव हाँ। जिस लेशा में मरता है उसी हम्म लेशा में उत्पन्न भी होता है, वो ठीक है। जैसे अपन जिस ये जो बात बोलते हैं भाभी की कोई चीज जिस अवस्था में मरता है, जिस लेशा में मरता है, उसी हाँ, लेशा में जन्म होता है, वो अपर्याप्त की अपेक्षा से कहते हैं ना ये बात? ये अपर्याप्त की अपेक्षा से कहते हैं। पर्याप्त की अपेक्षा से हम ये बात नहीं कर सकते ना, ये नहीं वाली नहीं बात? नहीं हाँ, नहीं, क्योंकि पर्याप्त ठीक तो है, बाद की स्थिति है ना। हम हाँ कह बात रहे की हैं स्थिति है। उत्पन्न होता है, तो हाँ, उत्पन्न तो उत्पन्न अपर्याप्त अवस्था ही अपर्याप्त होगी ना, में ऊपर तो, हाँ है तब ना। ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके, मोस्ट वेलकम। और कोई प्रश्न? नहीं, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हम आ जाते हैं अपने चौथे बोल पर, ठीक है। चौथा बोल, इंद्रिय 5। इंद्रिय कौन सी हो गई 5? स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय। तो बिल्कुल पहले की तरह हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं कौन से हैं हमारी 5 इंद्रियां। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय, ठीक है। अब हम पूछते हैं कि भाई एक इंद्रिय किसमें, ठीक है। अब यहाँ पर अपनी अपनी एक नहीं है, एक इंद्रिय किसमें, एक सेंस ऑर्गन किसमें होता है। तो एक इंद्रिय किसमें हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप कह सकते हैं पृथ्वी काय में होता है, अप काय में होता है, तेजस काय में होता है, वायु काय में होता है, वनस्पति काय में। तो सभी स्थावर कायिक जीवों में एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय होती है। इसके बाद के जो जीव हैं दो इंद्रिय में, इसमें दो इंद्रियां होती है, यानी रस तो आया लेकिन स्पर्श भी आता है। तो छोटी इंद्रियां जो या जो बेसिक इंद्रियां हैं वो ऐड होती, प्लस होती चली जाती हैं। तो एक इंद्रिय किसमें, हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया पृथ्वी काय में। इसके अलावा हम अपकाय, तेजस काय, वायु काय या वनस्पति काय भी लिख सकते हैं। और कौन सी है वो एक इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय। और वो केवल स्पर्श हो सकती है, बाकी कोई भी इंद्रिय एक नहीं हो सकती है। ऐसा कोई जीव नहीं हो सकता जिसमें सिर्फ घ्राणेन्द्रिय नहीं। अगर घ्राणेन्द्रिय है तो रस और स्पर्श होगा ही होगा। अगर चक्षुरेंद्रिय है तो घ्राण रस स्पर्श तीनों होंगे। तो एक स्पर्श किसमें हो सकता है, केवल स्पर्शन इंद्रिय जीव में, केवल पृथ्वी पानी, अप पृथ्वी पानी तेजस वायु और वनस्पति में हो सकते हैं, ठीक है। दो इंद्रिय किसमें, दो इंद्रिय लट गिंडोला में, रस और स्पर्श। तो सीप शंख लट गिंडोला, इसमें कौन से दो हो गए, ये दो हो गए, ठीक है। तीन इंद्रियां किसमें, चींटी जूं लीख मकौड़ा, इन सब में तीन हो गई। कौन सी तीन हो गई, ये पहली तीन आ गई, ठीक है। चार इंद्रियां किसमें, मक्खी मच्छर मकड़ा, इनमें सब में चार आ गई। कौन सी चार आ गई, पहली चार आ गई। और इसके अलावा जो समुच्चय जीव अगर हम लें या पंचेंद्रिय जीव अगर हम लें, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, मनुष्य लिख सकते हैं, देवता लिख सकते हैं, नारक लिख सकते हैं, संगी पंचेंद्रिय लिख सकते हैं, असंगी पंचेंद्रिय लिख सकते हैं। इनमें सब में कितनी इंद्रियां होती है, पांचों होती है। आप
समुच्चय जीव भी बोल सकते हैं, लोक के सभी जीवों को एक साथ ले लें तो उनमें कितनी इंद्रियां हो सकती है? सारी की सारी हो सकती हैं, राइट। तो 5 इंद्रियां किसमें? समुच्चय जीव में, या स्पेसिफिकली नारक देवता या संगी असंगी पंचेंद्रिय के बारे में भी, मनुष्य या तिर्यंच के बारे में भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये तो सबसे आसान बोल था। चौथा बोल इंद्रिय 5। इससे कोई प्रश्न है रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नहीं, इजी था ये। जी, चलिए तो हम इरेज कर देते हैं। 5वां बोल पर्याप्ति 6। ठीक है, पर्याप्ति 6। अब पर्याप्तियां कितनी होती हैं? आहार पर्याप्ति, दूसरी शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ये च भी आधा है, छ भी आधा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 पर्याप्तियां। अब क्या होता है, कोई भी जीव जब उत्पन्न होता है ना, तो सारी पर्याप्तियों को बांधना एक साथ शुरू करता है, लेकिन इनका जो कंप्लीशन टाइम होता है वो अलग अलग होता है। पहले आहार पर्याप्ति पूर्ण होती है, फिर शरीर, फिर इंद्रिय, फिर श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा, फिर मन, लेकिन ये सब अंतर्मुहूर्त के अंतर्गत कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्या है कि एक पर्याप्ति किसमें? ठीक है, तो एक पर्याप्ति किसमें? शरीर पर्याप्ति की अलब्धियां में। शरीर पर्याप्ति की अलब्धियां में यानी इसका क्या अर्थ हुआ कि कोई भी जीव पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होते ही उसने आहार पर्याप्ति कंप्लीट की, लेकिन शरीर पर्याप्ति अभी तक पूर्ण नहीं हुई। लब्धि यानी किसी भी चीज की प्राप्ति, है ना, किसी भी शक्ति की प्राप्ति। तो ये शक्ति उसे मिल गई आहार वाली, लेकिन शरीर वाली अभी तक पूर्ण नहीं हुई, हो रही है अभी तक। ऐसी जो स्टेट होती है वहां पर केवल आहार पर्याप्ति होती है। तो इसे हम कहते हैं शरीर पर्याप्ति की अलब्धियां में, यानी पैदा हुआ और पर्याप्तियां बांधनी शुरू की, आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई, शरीर पर्याप्ति अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, वो जो अवस्था है जीव की उसे हम कहते हैं शरीर पर्याप्ति की अलब्धियां में। ठीक है, और 2 पर्याप्ति किसमें? अब 2 पर्याप्ति क्या हुआ? इंद्रिय पर्याप्ति की अलब्धियां में। तो आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई, इंद्रिय पर्याप्ति अभी तक पूर्ण नहीं हुई, चल रही है। तो ऐसे स्टेट में वो कौन से पर्याप्तियों वाला जीव हो गया? आहार और शरीर पर्याप्ति वाला। अभी तक इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। अब कम से कम कोई भी जो जीव होता है उसमें कितनी पर्याप्तियां हो सकती है? उसमें पर्याप्तियां हो सकती है 4, है ना। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। जब वो पर्याप्त होता है, एक जो असंगी मनुष्य है वो ऐसे जीव होते हैं जो 3.5 पर्याप्तियों में निश्चित ही मर जाते हैं। ठीक है, काल धर्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो 3 पर्याप्ति किसमें? एकेंद्रिय अपर्याप्त में। देखिए, एकेंद्रिय भी जब तक अपर्याप्त है, अपर्याप्त में, कोई भी जीव जब तक अपर्याप्त है तब तक किसी भी स्टेज को लेकर के हम कह सकते हैं कि वो इस समय इतना अपर्याप्त है। तो एकेंद्रिय जब तक अपर्याप्त होता है तब तक आहार, शरीर और इंद्रिय। यहाँ पर हमने एकेंद्रिय को ही क्यों लिया है? क्योंकि जैसे ही वो चौथी पर्याप्ति पूर्ण करता है वो पर्याप्त जीव बन जाता है। क्यों? क्योंकि एकेंद्रिय में कितनी पर्याप्तियां होती है? केवल 4। ठीक है, जब तक उसके श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति नहीं होती तब तक वो अपर्याप्त रहता है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हो गई, लेकिन श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति अभी तक पूर्ण नहीं हुई, तो वो अपर्याप्त है। जैसे ही श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण हुई वो पर्याप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको इतनी ही पर्याप्तियां मिलनी है अपने उस जन्म में, इसके आगे भाषा और मन उसके पास होती ही नहीं है।
इसीलिए अगर हम एकेंद्रीय अपर्याप्त की बात करें तो उसमें आहार, शरीर और इंद्रिय 3 पर्याप्तियां हो सकती हैं। ठीक है, ये बात आई समझ में? क्योंकि एकेंद्रीय पर्याप्त अगर हम बोले तो 4, एकेंद्रीय अपर्याप्त अगर हम बोले तो उसमें 3 पर्याप्तियां हो सकती है, आहार, शरीर और इंद्रिय, क्योंकि श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। ठीक है, इसीलिए एकेंद्रीय अपर्याप्त। 4 पर्याप्तियां किसमें? 4 पर्याप्तियां एकेंद्रिय में। अभी हमने चर्चा की कि एकेंद्रियों के पास पर्याप्त होने पर 4 पर्याप्तियां होती है, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। ठीक है, 5 पर्याप्ति किसमें? 5 पर्याप्ति असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में। असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में एक मनः पर्याप्ति नहीं होती और बाकी सारी पर्याप्तियां होती है। ठीक है, भाषा तो होती ही है। अब यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया है, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय। तो आप बताइए द्विंद्रिय में कितनी होती हैं? यही सारी होती हैं, 5, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और भाषा। त्रिइंद्रिय में कितनी होती है? चतुरेंद्रिय में कितनी होती है? पंचेंद्रिय में जो असंगी पंचेंद्रिय है उसमें कितनी होती है? यही 5। अगर हम संगी पंचेंद्रिय में भी लिख दें कि भाई श्रावक, तो श्रावक में मनः पर्याप्ति नहीं होती, वो तो केवल नहीं सॉरी, ये मैं क्या बोल रही हूँ, मनः पर्याप्ति यानी मन वाले संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय। तो बाकी सारे जितने भी जीव होते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म, इनमें सब में भाषा पर्याप्ति तक की होती है। एक अगर हम देवता, नारक, मनुष्य और संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय की बात करें और संगी मनुष्य की बात करें तो केवल उनमें ये मनः पर्याप्ति होती है। ठीक है, तो मनः पर्याप्ति किसमें किसमें? नारक, देवता, संगी मनुष्य और संगी तिर्यंच। सॉरी, मैं अचानक मनः पर्यवज्ञान बताने लग गई। तो ये 4 होते हैं, नारक, देवता, संगी मनुष्य और संगी तिर्यंच। ठीक है, तो एक किसमें? शरीर पर्याप्ति की अलब्धियां में, 2 इंद्रिय पर्याप्ति की अलब्धियां में, 3 जो है वो एकेंद्रीय अपर्याप्त। एकेंद्रीय अपर्याप्त में इंद्रिय पर्याप्ति तक की पर्याप्तियां हो सकती हैं। 4 किसमें? सभी स्थावरकाय में। सारे स्थावरकाय में कितने होते हैं? 4 पर्याप्तियां होती हैं पर्याप्त स्थावरकाय में। चाहे आप स्थावरकाय कह दें, एकेंद्रीय कह दें, पृथ्वी काय कह दें, आप काय, तेजस काय, वायु काय या वनस्पति काय कह दें। और 4 पर्याप्ति इनमें हो गई। 5 पर्याप्तियां किसमें होती हैं? भाषा पर्याप्ति तक, यानी कि नारक, देवता, संगी मनुष्य और संगी तिर्यंच को छोड़ करके बाकी जितने भी त्रस्कायिक जीव होते हैं, यानी कि द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुरेंद्रिय और असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय। यहाँ इन्होंने लिखा है असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, इसकी जगह आप द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय या चतुरेंद्रिय भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है मनः पर्याप्ति। तो मनः पर्याप्ति देवताओं में, नारक में, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में और संगी मनुष्यों में। तो यहाँ पर हमारा जो 6 है वो किसको दिया है इन्होंने? समुच्चय जीव में या संगी मनुष्य में। तो समुच्चय जीव यानी लोक के सभी जीवों को आप अगर एक साथ ले लें तो ऑब्वियसली सारी की सारी पर्याप्तियां हो सकती हैं। इसके अलावा हम संगी मनुष्य भी लिख सकते हैं, संगी तिर्यंच भी लिख सकते हैं, देवता भी लिख सकते हैं, नारक भी लिख सकते हैं। ठीक है, भाभी देवता नहीं लिखेंगे शायद। देवता क्यों नहीं लिखेंगे? देवता में हम भाषा और मन को एक ही मानते हैं ना, इसीलिए उनमें 5 नहीं, पर्याप्ति लिखी वो जाती है ना। भाषा और मन वो अलग बात है। हाँ, ये ठीक है, लेकिन देवता संगी होते हैं। नहीं, संगी होते हैं, लेकिन जब हम हाँ 6 पर्याप्ति हाँ, की नहीं बात नहीं नहीं नहीं, करते हैं बिल्कुल तब सही, उनमें नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, यू आर राइट, सॉरी, मैंने गलत बताया। यहाँ पर देवता जो होते हैं उनके अंदर मन और भाषा की एक ही पर्याप्ति होती है, तो मानते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके मन नहीं होता या उनमें भाषा नहीं होती, पर मन साकारी होते हैं, उनके मन और भाषा की एक ही पर्याप्ति गिनते हैं हम। इसीलिए यदि हम देवता को लेंगे तो हम वहां पर 6 पर्याप्तियों के अंतर्गत उन्हें गिनेंगे। संगी है, लेकिन हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने कि यहाँ पर हम नारक, संगी तिर्यंच
और संगी मनुष्य को ही लेंगे हम, ठीक है ना। हाँ, देवता जो है उनके मन और भाषा की एक ही पर्याप्ति गिनते हैं, इसीलिए वहां पर हम पर्याप्तियां 5 ही गिनेंगे, ठीक है ना। होते देवता संगी ही है, लेकिन उनमें मन और भाषा की एक ही पर्याप्ति गिनते हैं, इसीलिए 5 पर्याप्ति में हम देवता भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो 5 पर्याप्ति में हम देवता भी लिख सकते हैं, 6 पर्याप्ति में नारक, संगी मनुष्य और संगी तिर्यंच, ठीक है। और 5 पर्याप्ति में इसके अलावा हम द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंज्ञ, तिर्यंच, पंचेंद्रिय और देवता भी, यस, देवता भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भाषा और मन की देवताओं में एक ही पर्याप्ति गिनते हैं, ये स्लिप हो गया था मेरे दिमाग से, ठीक है। और बाकी 4 पर्याप्ति किसमें? 4 पर्याप्ति एकेंद्रिय पर्याप्त में, 3 किसमें? एकेंद्रिय अपर्याप्त में, 2 किसमें? जब तक आहार और शरीर की ही पूर्ण हुई है, इंद्रिय के पर्याप्ति अभी तक नहीं मिली है। और 1 किसमें? जिसमें केवल शरीर की पर्याप्ति पूर्ण हुई है, अभी तक आहार की केवल आहार की हुई है, शरीर की अभी तक नहीं हुई है। तो पहली शरीर की अलब्धिया में, दूसरी इंद्रिय की अलब्धिया में, तीसरी एकेंद्रिय अपर्याप्त यानी आहार शरीर इंद्रिय, चौथा एकेंद्रिय पर्याप्त यानी आहार शरीर इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, 5 किसमें हो सकती है? द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी 4 हो गई, हाँ 4 हो गई किसमें? मन और भाषा पर्याप्ति, जिसमें वो 4 पर्याप्ति किसमें? एकेंद्रिय में, हाँ 4 हो गई श्वासोच्छ्वास तक, 5 हो गई हमारी द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और देवताओं में। और सारी की सारी पर्याप्तियां किसमें हो गई? नारक, मनुष्य संगी और तिर्यंच संगी। मैंने कंफ्यूज तो नहीं कर दिया ना? एक बार वापस बोलूं, एक पर्याप्ति किसमें? जब तक आहार पर्याप्ति पूर्ण हुई, शरीर अभी तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। 2 आहार और शरीर पूर्ण हो गई, इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। 3 पर्याप्ति किसमें? एकेंद्रिय अपर्याप्त। एकेंद्रिय जब तक अपर्याप्त है, तब तक उसमें आहार, शरीर, इंद्रिय 3 पर्याप्तियां होती हैं। चौथी पर्याप्ति पूर्ण होते ही एकेंद्रिय पर्याप्त हो जाता है। तो 4 किसमें? एकेंद्रिय पर्याप्त, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। 5 पर्याप्तियां किसमें? असंगी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, त्रिइंद्रिय, द्विइंद्रिय और इसके अलावा देवता भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि उनमें भाषा और मन की एक ही पर्याप्ति गिनी जाती है। तो पर्याप्तियां 5 और 6 पर्याप्तियां किसमें? संगी तिर्यंच, संगी मनुष्य और नारक, ठीक है। अब क्लियर है ना? राइट। सो और कोई क्वेश्चन इसमें? संस्कृति जी, जी, असंगी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय जो होते हैं वो ऑलरेडी अपर्याप्त ही होते हैं ना, तो उनमें नहीं, वो तो पर्याप्त भी होते हैं। अच्छा, उनमें पर्याप्ति असंगी तो होती तिर्यंच नहीं है। पंचेंद्रिय यानी उनमें इंद्रियां 5 होती है, लेकिन मन नहीं होता। तो ऐसे बहुत से जीव हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कहते हैं कि समुद्र के नीचे तो इतनी बड़ी बड़ी ह्यूज, मतलब किलोमीटर किलोमीटर से भी ज्यादा उनकी, माइल्स जितनी लंबी उनका शरीर होता है, लेकिन वो असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय होते हैं। मछलियां मतलब इतनी बड़ी बड़ी होती है, लेकिन उनके मन नहीं होता, केवल इंद्रियां होती है 5। अच्छा, उनकी बॉडी एज संगी जैसी होती है ना, राइट? हाँ, संगी जैसी बॉडी होती है, केवल मन नहीं होता। ओके, थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं, चलिए, आई होप ये समझ में आ गया। मैंने थोड़ा सा वो देवताओं का कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था, बट आई होप इट इज क्लियर नाउ, है ना? ओके, चलिए, तो आज हम 5 ही बोल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक साथ हो गए। नेक्स्ट हम 6 ऑनवर्ड्स अगली क्लास में करते हैं। तो एक बार मैं स्टॉप कर देती हूँ। राइट, तो ये हो गई हमारे आज 5 बोल। हमने काफी सारी एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश की। एंड और कोई क्वेश्चन आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं। जय मैं जिनेन्द्र बोल रही मुनि जी। थी
सैटरडे संडे कोई भी दिन पॉसिबल हो तो एक क्लास ले लीजिए ना, एग्जाम से पहले थोड़ा क्लियर हो जाएगा एक बार। सैटरडे संडे अगर कोई भी क्लास को ले सकूं तो ले लूं। मैं ले सकती हूँ सैटरडे संडे को, पर सैटरडे संडे ना मेरी बाकी क्लासेस होती हैं, तो मैं अर्ली ले सकती हूँ, जल्दी ले सकती हूँ। हाँ तो आप मैसेज डाल ले दीजिएगा। 9 o'clock से फिर हमको आना। क्लासेस होती हैं, तो मैं 9 बजे के बाद नहीं ले सकती, तो मैसेज डाल दूंगी और लिया जल्दी सर ले टिफिन सकती हूँ, विफिन? हाँ ठीक। ठीक है ना। तो बॉटल? ऐसे 8 बजे ले सकती हूँ, 8 to 9। तो हाँ बाकी तो आ रिकॉर्डिंग रही तो है। पहले दिन मैसेज डाल दीजिएगा। जी। चलिए मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ, बिकॉज हम जनरल टॉक कर रहे हैं।